Hello friends, welcome to the second part of chapter number 6, Life Processes. In previous section, we discussed about nutrition in organism, जहां हमने देखा हमारा जो फूड है वो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड होके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इस फूड में से हमें एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एक दूसरा प्रोसेस परफॉर्म होना ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक उसी तरह जिस तरह गाड़ी में जब हम फ्यूल डालते हैं तो उसे बर्न होना ज़रूरी होता है ताकि गाड़ी को एनर्जी मिले। इन द सेम मैनर द फूड विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय आवर बॉडी हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन टू ऑब्टेन एनर्जी। सो द प्रोसेस ऑफ burning of food to obtain energy is called respiration. अब ये फूड किसकी मदद से बर्न होता है? जैसे गाड़ी में जो फ्यूल है उससे कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम वे आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ फूड, स्पेशली ग्लूकोज। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, जहां माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं एयर की मदद से, वही ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स में पहुंच के इस ग्लूकोज को बर्न करता है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in presence or absence of oxygen to obtain energy is called respiration. कुछ ऑर्गेनिजम्स में विदाउट ऑक्सीजन भी ग्लूकोज बर्न हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न होता है। अब ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों ही अलग प्रोसेसेस हैं। यहाँ ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों एक साथ केमिकली कंबाइन होके फॉर्म करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन or it does not require oxygen. Respiration can be classified into two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. So जो respiration ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं aerobic respiration. इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से बर्न होता है और हमें एनर्जी देता है। इसका एग्जाम्पल है respiration in human beings as well as some plants. Another type of respiration is anaerobic respiration, which means glucose burns in absence of oxygen and provides energy. There are two examples of anaerobic respiration. Number one, fermentation of sugar or glucose by yeast cells, and number two, formation of lactic acid in muscle cells. Whenever sugar is added with the yeast powder, yeast cells ferment sugar and convert it into alcohol and carbon dioxide. This is an example of anaerobic respiration, where again the end product is carbon dioxide and some amount of energy is released. Another example is muscle cramp. Friends, when an athlete runs for a long time and stops after a while, his muscles starts creating a cramp. एक बहुत ज़ोर से पेन होने लगता है मसल्स में, जिसे हम कहते हैं मसल क्रैम्प। ये पेन का रीज़न होता है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब एथलीट बहुत तेज़ भागते हैं तब उनके मसल सेल्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में धीरे धीरे बर्न होने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है जो मसल्स में पेन प्रोड्यूस करने लगता है आफ्टर अ वाइल। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ anaerobic respiration. So there are three different ways by which glucose can break down. Number one, in presence of oxygen. Number two, in absence of oxygen.
and number 3 due to lack of oxygen. ये तीनों ही के एग्जाम्पल्स हमने आगे देखे. यहाँ पे इसे और सिंपल वे में समझाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहले ग्लूकोज, which is a 6 carbon molecule compound, when it breaks down inside cytoplasm of cell in presence of oxygen, it converts into 3 moleculed carbon compound which is called pyruvic acid or pyruvate. Now further, if pyruvic acid or pyruvate burns in absence of oxygen and in presence of yeast, it will form ethanol, which is a form of alcohol, carbon dioxide and energy. If it burns due to lack of air in our muscle cells, it will form lactic acid and energy. But if it burns in presence of air or oxygen in mitochondria, then it will form carbon dioxide, water and energy. So these are the 3 ways by which glucose can break down during respiration. So now we can identify the difference between aerobic and anaerobic respiration. We have seen that aerobic respiration requires oxygen, whereas anaerobic respiration do not require oxygen. Aerobic respiration mostly occurs in human beings as well as higher plants, whereas anaerobic respiration takes place in some bacteria, fungi or germinating seeds. End products of aerobic respiration are carbon dioxide and water, whereas end products of anaerobic respiration are either alcohol or lactic acid and carbon dioxide. एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. About 38 molecules of ATP are released during aerobic respiration, whereas anaerobic respiration releases less amount of energy. Aerobic respiration mostly takes place inside mitochondria, जो हमने 9th में पढ़ा था. Anaerobic respiration takes place in cytoplasm. So these are the points of difference between aerobic and anaerobic respiration. Now let us understand with the help of an activity that how exhaled air from our body has more carbon dioxide compared to the air present in atmosphere. In order to perform this activity, we need 2 test tubes containing lime water. We have to take 2 straws. One straw is attached with the syringe or pichkari, and the other one will be blown with the help of our own exhaled air. As soon as you will blow air with the help of your straw, you will notice that color of lime water turns milky. But when same activity is repeated with syringe or pichkari, it will not turn milky. So from this we can conclude that the air which we exhale has more carbon dioxide compared to the air which was exerted by piston of pichkari or syringe. To understand this more clearly, we can look at this activity. So we have taken lime water in 2 different beakers. We can take a cardboard system containing hole at the center, and we will fit 2 different straws. Now we start blowing air in the first beaker with the help of mouth. You will observe soon the lime water turns milky. However, if you exert the air with the help of pichkari or syringe in another beaker, it will not turn milky. So this proves that the air which we exhale has more carbon dioxide compared to the atmospheric air. In the same way, we can also show the activity of
fermentation of sugar by yeast cells. You can observe that even fermentation also leads to the release of carbon dioxide. In order to perform this activity, we have to take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-hole cork. Fit the cork with a bent glass tube and dip the free end of the glass tube in a test tube containing freshly prepared lime water. Again, यहाँ lime water जो है, it will help us to detect presence of carbon dioxide. So, let us see this activity. हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, जिसमें एक में हम शुगर सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा यीस्ट डालेंगे और ये होल्ड कॉर्क जो है उसे हम उस पर फिट कर देंगे. दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर लेंगे. अगेन इस पे भी हम एक 1 होल्ड कॉर्क फिट करेंगे और बेंट ट्यूब को दोनों ही टेस्ट ट्यूब में इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाएगा. आफ्टर सम टाइम्स you will notice that the lime water turns into milky color. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुगर सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन हो रहा है और फर्मेंटेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में टर्न कर देगा. This leads to the production of alcohol. Now, different organisms have different mechanism of intake of oxygen for respiration. Like for example, plants. हमने आगे वीडियो में देखा था that plants have tiny openings called stomata which are present on the surface of their leaves. इन stomatal pores की मदद से plants gaseous exchange करते हैं. फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है वो स्टोमेटा से अंदर जाता है एंड जो एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो इन स्टोमेटल पोर्स से बाहर आता है. डे टाइम में भी रेस्पिरेशन होता है बट क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट फास्टर होता है इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है और ऑक्सीजन एक्सहेल होता है. बट एट नाइट टाइम दिस प्रोसेस रिवर्स. प्लांट्स रात के वक्त ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. हाउएवर उनका रेस्पिरेशन रेट हमसे स्लो होता है बिकॉज दे हैव लीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. सिमिलरली if we talk about aquatic animals like fishes, they have gills to breathe dissolved oxygen. वो हमारी तरह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर सकती. उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसे हम कहते हैं गिल स्लिट्स, जिसकी मदद से वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं. कुछ इंसेक्ट्स में बॉडी होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, जिसकी मदद से वो एयर ब्रीथ करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, दैट इज ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल. आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नोज and it ends to alveoli, which are air bag or air sacs present inside our lungs. First of all, air enters into the body through nostrils inside nasal cavity, which consists of fine hair as well as mucus. ये दोनों ही चीज़ें हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके उसे फिल्टर कर देती हैं. अब यही फिल्टर्ड एयर जाती है फेरिंग्स में. नाउ व्हाट इज फेरिंग्स? इट इज अ पार्ट इन थ्रोट दैट सेपरेट्स विंड पाइप एंड फूड पाइप. ये एक ऐसा डिवाइडर पाथ है जो हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का पाथ डिवाइड कर देता है, जिससे खाना फूड पाइप में जाए
एज वेल एज एयर विंड पाइप में जाए. नाउ थ्रू pharynx the air enters into our voice box which is called larynx, and from voice box it goes into trachea which is also called windpipe. So जैसा आप फिगर में देख सकते हो, विंड पाइप के ऊपर कुछ रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसे हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्या करती हैं? दे एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स वाइल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के दौरान हो सकता है विंड पाइप कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड होती रहे, सो उसे अवॉइड करने के लिए ये कार्टिलेज रिंग्स मौजूद हैं. नाउ दिस एयर मूव्स टू द डिवाइडर पाथ इनसाइड द लंग्स विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई और ब्रोंकस. सो जैसा आप देख सकते हो, ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहते हैं. ये एंटर होती है लंग्स में. इसी ब्रोंकाई के और छोटे छोटे नेटवर्क्स बनते जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे इस तरह के छोटे एयर बैग्स लगे हुए हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाइज. नाउ दीज एल्वियोलाइज आर द पार्ट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स. इन एल्वियोलाई के सराउंडिंग में आपको इस तरह के छोटे ब्लड वेसल्स देखने मिलेंगे. इन ब्लड वेसल्स में मौजूद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ की थी उसे डिफ्यूज कर दिया जाएगा. इस तरह से ब्लड फिल्ट्रेशन होता है लंग्स के अंदर. Now whatever amount of carbon dioxide gas which was uptaken by alveoli will be exhaled out from our body through nose. Breathing activity is supported by a muscular diaphragm which helps lungs to contract and expand while breathing. ये muscular diaphragm जब खुद contract होता है तब हमारे lungs जो हैं उनमें air enter होती है through nose, and when this diaphragm relaxes it pushes our lungs so that the air exhales out from our nose. So the contraction and expansion of lungs is supported by muscular diaphragm which is located below the lungs. So this is how our respiratory system works. This brings us to the end of second part of chapter number 6, life processes. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vigyan Shala, and also press the bell icon for more notifications of new videos.